तो दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल नोट बोर्ड में स्वागत है। तो आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का 6 चैप्टर जो है न्यायपालिका वो लेकर आए। ठीक है, तो एक ही वीडियो में इस चैप्टर को कवर करेंगे। और ये जो PDF है, हमने नोट्स की PDF बनाई है, इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से आके इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमने कार्यपालिका और विधायिका जो चैप्टर है, चैप्टर 4 और 5 वो कवर कर लिया है। ये चैप्टर 6 है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यायपालिका होती क्या है। तो न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार सबको न्याय देना। ठीक है, और ये सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। नाम से पता चलता है न्यायपालिका, यानी कि इसका कार्य है भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोगों को न्याय देना। ठीक है, और न्यायपालिका के कार्य क्या होते हैं? विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में कार्य करता है और कानून के अनुसार हल करता है। जैसे गाँव में पंचायत होती है, वहाँ पे पंच होते हैं ना, उसी तरीके से न्यायपालिका विभिन्न लोगों के बीच पंच का काम करती है। उनके जो विवाद है उसे सुलझाती है, कानून के अनुसार है उसे हल करती है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देती है। यह संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नागरिकों के अधिकारों और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा करता है और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण कार्य है न्यायपालिका का कि कानून के शासन की रक्षा करना और कानून जो सबसे सर्वोच्च है उसको सुनिश्चित करना। ठीक है, कानून की समानता को भी सुनिश्चित करती है। कानून का शासन क्या होता है? कानून के शासन का अभाव है कि धनी, गरीब, स्त्री और पुरुष अथवा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो और समान कानून के अनुसार उन्हें न्याय मिले। ठीक है, कानून का शासन का यही अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, स्त्री हो या पुरुष, पिछड़ी जाति के हो या अगड़ी जाति के, उन सब पे समान कानून जो है लागू हो और सभी को बराबर सज़ा मिले या सभी को बराबर न्याय मिले। ठीक है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। ठीक है, फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है न्याय व्यवस्था में न्यायपालिका सरकार के किसी भी अंग, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, उसके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाए, ताकि न्यायपालिका जो है ठीक ढंग से कार्य कर सके। ठीक है, इसीलिए विधायिका या कार्यपालिका जो है उन्हें अधिकार नहीं है कि वो न्यायपालिका की जो भी कार्य हैं उसमें हस्तक्षेप कर सके और उसे न्याय देने से रोक सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है वो देख लीजिए। सरकार के अन्य दो जो अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका, वो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें या कोई भी बाधा न पहुंचाए, ताकि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से न्याय कर सके। ठीक है, सरकार के जो अन्य अंग हैं, न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें। न्यायाधीश जो है वो बिना भय के या भेदभाव के अपना कार्य कर सके और वह देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह हो। ठीक है, फिर आता है संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उपाय, कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे उसके लिए संविधान द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। पहला है न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ। न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, विधायिका को कोई हक नहीं है न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इन नियुक्तियों दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। ठीक है, इसमें जो है किसी दल के विशेष, ठीक है, राजनीति का कोई भूमिका ना रहे। बी है न्यायाधीशों का कार्यकाल की सुरक्षा। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है। वो जब तक सेवानिवृत्त नहीं हो जाते, यानी रिटायर नहीं हो जाते, अपने पद पर बने रहते हैं, उसके कार्यकाल को जो है कम नहीं किया जा सकता। लेकिन कभी विशेष स्थिति में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। कार्य और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना। ये जो पॉइंट C और D हैं रिपीट हो गए हैं, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। न्यायाधीशों को कार्य और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। यदि कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा दंडित करने का प्रावधान भी है।
जैसे कि आपको पता होगा न्यायालय में कई मुकदमे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो न्यायाधीश होते हैं वो कई ऐसे फैसले लेते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते, ठीक है, लोग उससे नाखुश होते हैं। तो क्या करते हैं, वो व्यक्तिगत आलोचना करते हैं न्यायाधीश की, ठीक है, उसके कार्यों की और उसके निर्णय की। इससे माना जाता है कि न्यायालय की अवमानना है, और इसके लिए जो व्यक्ति है उसको दंडित भी किया जा सकता है, ठीक है, दंडित करने का भी प्रावधान है। अब आता है न्यायालय की अवमानना क्या होती है। किसी भी न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा लिए गए फैसलों या निर्णयों की यदि कोई व्यक्तिगत आलोचना करता है या उनके फैसले को नहीं मानता है तो उसे न्यायालय की अवमानना कहते हैं, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के जो फैसले हैं या निर्णय हैं उसकी आलोचना करता है या उसको नहीं मानता है तो उसे माना जाएगा कि वो न्यायालय की अवमानना कर रहा है, और फिर उसके खिलाफ दंड देने का प्रावधान भी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायालय देख लीजिए कितने तरह के होते हैं। सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर उसके नीचे जिला अदालत और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे पे नियंत्रण कैसे रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है सब पे नियंत्रण रखता है। उच्च न्यायालय है उसके नीचे जितने हैं यानी जिला अदालत और अधीनस्थ न्यायालय पे, और जो जिला अदालत है वो अधीनस्थ अदालत पे नियंत्रण रखता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का कार्य, ठीक है। आपको पता होगा सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। तो इसके कार्य क्या हैं सर्वोच्च न्यायालय के। जो इसके फैसले होते हैं वो सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, जिला अदालत हो, अधीनस्थ अदालत हो, ठीक है। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तबादला कर सकती है। उच्च न्यायालय के जो जज हैं उनको यह तबादला कर सकती है, ठीक है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकती है। अगर कि सर्वोच्च न्यायालय जो है बाकी तीनों जो अदालत है उनका मुकदमा जो है अपने पास मंगवा सकती है, यह भी उसके पास एक शक्ति है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकती है, ठीक है। यानी जो केस है उसको एक मुख्य उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकती है। फिर आता है उच्च न्यायालय का कार्य। निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है, ठीक है। जो इसके नीचे जो अदालत है यानी जिला अदालत है, अधीनस्थ न्यायालय जो है, इनमें जो सुनवाई हुई है, अपील जो हुई है उसकी सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमा का निपटारा कर सकता है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है, ठीक है। इसके अंदर जो भी अदालतें आती है उस पर यह नियंत्रण करता है। फिर आता है जिला अदालत का कार्य। जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई करता है। निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करता है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसले देती है। फिर जो अधीनस्थ न्यायालय का वो क्या काम करती है, फौजदारी और दीवानी के जो मुकदमे हैं उस पर विचार करती है, ठीक है। फिर सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो पहला होता है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। यह अधिकार उसे संघीय मामलों में से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है, ठीक है। मौलिक क्षेत्राधिकार यही है कि अगर कोई मुकदमा है, ठीक है, और किसी निचली अदालत में अभी तक सुनवाई उसकी नहीं हुई है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके पास ये अधिकार है, मौलिक अधिकार, कि उस मुकदमे की वो सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में कर ले। बाकी किसी भी अगर न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं हुई है तो भी, ठीक है। यह जो अधिकार है उसे क्या बनाता है, एक अंपायर या निर्णायक की तरह बनाता है, ठीक है। फिर आता है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है, ठीक है। फिर आता है अपीली क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपील का सर्वोच्च मंच है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। आपने सुना भी होगा कि अगर कोई फैसला जो है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में जो है उसको व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिली फैसले से तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में आगे अपील कर सकता है, ठीक है। फिर वहाँ पे जो उसके मुकदमे की सुनवाई होगी। फिर चौथा है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अन्य जो न्यायालय है उनको सलाह दे सकती है, ठीक है, परामर्श दे सकती है। फिर न्यायिक सक्रियता क्या होता है।
जब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाता है तो वह व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है अथवा वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अदालत बिना किसी मुकदमे के जनता से जुड़े मामले को अपने हाथ में ले लेते हैं। इसे ही न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए एक बार। अगर कोई व्यक्ति, देखिए, उसको अगर व्यक्तिगत कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो व्यक्ति जो है इंसाफ पाने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है, यानी कि जनहित याचिका दायर कर सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अदालत जो है बिना किसी मुकदमे के जनता से जो मामले जुड़े होते हैं उन्हें अपने हाथ में ले लेती है, और इसी को क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है, न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है? जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका। ठीक है, तो जनहित याचिका क्या होती है? जब कहीं किसी के द्वारा जनहित की हानि हो रही होती है तो न्याय पाने के लिए कोई भी व्यक्ति अदालत में जाकर उससे संबंधित विषय पर याचिका दे सकता है। इसे ही जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं किसी व्यक्ति के जनहित की हानि हो रही है, यानी नुकसान हो रहा है उसके जनहित का, तो क्या होता है? न्याय पाने के लिए जो व्यक्ति है वो अदालत में जाकर उससे संबंधित विषय पर याचिका दे सकता है। इसी को जनहित याचिका कहते हैं। संविधान की दो विधियाँ जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा करता है। पहला तो विधि है अनेक प्रकार के रिट, और दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। उच्च न्यायालय को भी ऐसी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, जो रिट जारी करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। फिर होता है न्यायिक पुनरावलोकन। किसी जन विरोधी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। अगर जो सर्वोच्च न्यायालय को कोई कानून जन विरोधी लगता है, यानी जनता के विरोध में लगता है, तो वो क्या कर सकता है? कानून को गैर संवैधानिक घोषित करके उसे लागू होने से रोक सकता है। फिर एक क्वेश्चन है आपके लिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को किस तरह अत्यंत शक्तिशाली बना देती है? ठीक है, तो इसका उत्तर भी आप देख लीजिए। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। ठीक है, न्यायपालिका जो है वो कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है, और इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करता है। जनहित याचिकाओं ने नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। वह उस कानून को जो मूल अधिकारों के विपरीत हो, सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसे गैर संवैधानिक घोषित करके उसे लागू होने से रोक सकती है या उसको निरस्त कर सकती है। विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद। विधायिका का कार्य है कानून बनाना, जबकि न्यायपालिका का कार्य है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को जांच करना और उन्हें लागू करना। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? कई बार ये विधायिका और कार्यपालिका आमने सामने आ जाते हैं और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भ्रष्टाचार के कई मामलों में न्यायपालिका ने जांच एजेंसियों को राजनेता और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करने का निर्देश दिया है। ठीक है, इससे पता चलता है कि न्यायपालिका की नज़र में सभी समान हैं, जिससे क्या होता है कि विधायिका और न्यायपालिका आमने सामने आ जाते हैं। कई बार विधायिका द्वारा बने कानून संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध होते हैं, जिसे न्यायपालिका निरस्त कर देता है और दोनों टकराव की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया है और अगर न्यायपालिका को उसे हटा सकती है। ठीक है, न्यायपालिका के पास ये शक्ति है, अगर उसे लगता है कि जो कानून है वो संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर देती है। ऐसे में क्या होता है कि विधायिका और न्यायपालिका दोनों टकराव की स्थिति में आ जाते हैं। फिर एक केस दिया है आपने बुक में, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। तो निर्णय क्या था देख लीजिए आप। मुकदमे में न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी विधेयक या मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। संपत्ति के अधिकार द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। ठीक है, तो इसमें ये जो केस था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था
उसमें यही बताया गया है कि जो संविधान का एक मूल ढांचा है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, चाहे वो संसद ही क्यों ना हो, ठीक है। और संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, और जो मूल ढांचा है उसको संपत्ति के अधिकार द्वारा भी नहीं बदला जा सकता। इसीलिए जो मूल ढांचा है उस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि कोई मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं, इसका जो अधिकार है वो भी न्यायालय के पास है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके जो नोट्स का PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तब वहाँ से इसको ईजिली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।